नमस्कार, डिजाइनर न्यूज़ के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। अभी विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है, यानी हम लोगों को, दर्शकों को जागरूक करना चाहते हैं इस मायने में कि माँ का दूध न केवल अमृत है बल्कि बहुत ज़रूरी है नवजात शिशु के लिए। सही तरीका क्या है स्तनपान का और नवजात शिशु के लिए जो माँ का दूध है वो अमृत क्यों है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शहर की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरजा पुराणिक। वैसे तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन लंबे समय से आप जागरूकता का एक अभियान चला रही हैं स्तनपान को लेकर, माँ के दूध को लेकर। 30 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है जब वे चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। अनेक पुरस्कार उनको मिले हैं, परशुराम पुरस्कार मिला है, नारी शक्ति अवार्ड मिले हैं। बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में देश विदेश में जाती रही हैं, व्याख्यान देती रही हैं, लोगों को जागरूक करती रही हैं और सामाजिक कार्यों के साथ साथ उनकी साहित्यिक अभिरुचि भी है। लेखन में उनका पारिवारिक दखल है। वो किताबें लिख चुकी हुई हैं, कविताएँ लिखती हैं और अपने विभिन्न माध्यमों से उन माताओं को जो पहली बार माँ बनती हैं, बच्चे को दूध पीने सिखाने से लेकर दूध का महत्व तक बताती हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते प्रतीक जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरजा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये तो अनादिकाल चल रहा है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दुनिया का सारे बच्चे, भगवान कृष्ण से लेकर तमाम लोग माँ का दूध पीकर ही बड़े हुए हैं। आपका ये सवाल बहुत ही प्रतीक जी एकदम सटीक है कि दूध पिलाना और दूध पिलाना सिखाना कोई ऐसी कौन सी विधा है जो कि अपन अलग से कुछ बताएंगे। पर तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और ये जो सारी चीज़ें होती है उसमें है ना, धीरे धीरे हम दूध की महत्ता को भूलते जा रहे हैं, माँ के दूध की महत्ता को, और हम ये भूलते जा रहे हैं कि माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम है। हमें पता है कि हाँ ठीक है, माँ का दूध बहुत अच्छा है, लोगों को ये भी समझ में आता है। पर अगर अच्छा है और उसके पीछे एक ये भी संदेश दे दिया जाता है, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं पिला पा रही हो तो दूसरे विकल्प हाजिर हैं। तो ये जो दूसरे विकल्प हैं वो बहुत नुकसानदायक हैं। हमें आज माँ को ये बताना है, मजबूरी हो, माँ बीमार हो जाए, माँ जन्म देने के साथ चली जाए, तब की बात अलग है। और उसके भी विकल्प ये हैं कि उसे भी माँ का दूध ही मिले, दूसरी माँ का दूध मिले, बजाय कि उसको पाउडर का, डब्बे का, मिल्क बैंक, यस बिल्कुल सही, मिल्क बैंक से, या उसकी रिश्तेदार आसपास कहीं कोई भी है जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, तो वो पहले के ज़माने में जैसे अपन दाई माँ बोलते थे, तो वो वाला एक विकल्प हमें देना चाहिए, बजाय इसके कि गाय का दूध, भैंस का दूध या फिर मैंने बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में देखा कि माँ को दूध नहीं आ रहा है या माँ बीमार हो गई है, तो जो उस प्रसूति वार्ड में बहुत सारी महिलाएं रहती हैं वो दूध पिला देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो ऑप्शन होना चाहिए हमें। मैं ऐसा कहती हूँ कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए है, गाय का दूध बछड़े के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए, पर जो माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं है, ये हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास विकल्प इतने सारे हैं कि माँ बेचारी जानते बूझते हुए भी कि मुझे दूध आ सकता है, मैं पिला सकती हूँ, विकल्प इतने ज़्यादा अपने पास मिल जाते हैं कि हम उस विधा को, उस कला को, माँ का दूध इतना ज़रूरी क्यों बताया गया? ये मतलब ये तो सही है कि हमेशा से कहा गया है कि माँ का दूध अमृत है, लेकिन ये अमृत क्यों है? इसमें ऐसी क्या, मैं साइंटिफिक अगर आपसे जानना चाहूँ कि इसमें ऐसे क्या गुण होते हैं, इसमें ऐसे क्या विटामिन्स या ऐसी क्या ताकत होती है कि माँ का दूध ज़रूरी होता है? ठीक है, इस सवाल का मैं ये जवाब दे दूंगी कि माँ का दूध एक जीवित तरल है ना। तो माँ का दूध जैसे मैंने बताया कि केवल बच्चे के लिए है, तो जो ह्यूमन, ये जीन स्पेसिफिक कह सकते हैं हम कि है ना, जिस स्पीसीज़ के का अगर एनिमल है उसी स्पीसीज़ को वो दूध उसके लिए बना है, मतलब टेलर मेड जिसको कहते हैं, वो टेलर मेड दूध है। तो हमारे बच्चे जो ह्यूमन रेस के बच्चे हैं उनको कम प्रोटीन वाला, ज़्यादा लैक्टोज वाला दूध चाहिए। और जैसे गाय का बछड़ा है, जैसे पैदा होते से ही वो दौड़ने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। हमारे बच्चे तो हार्डली कभी करवट बदलते हैं कुछ समय बाद, 3-4 महीने बाद।
तो हमारे बच्चों को जो लैक्टोज वाला रिच लैक्टोज है वो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। हमारे बच्चे को मसल पावर की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे दूध में, जो माँ के दूध में है, वो लैक्टोज रिच होता है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, लाइसोजाइम्स रहते हैं, और हर स्टेज पे वो बदलता रहता है। शुरू में आपने देखा होगा कि शुरू में 3 दिन बहुत ही कम मात्रा में कोलोस्ट्रम जिसको बोलते हैं, और थोड़ा गाढ़ा और पीला सा दूध निकलता है माँ का शुरुआती दौर में। एग्जैक्टली, गाढ़ा पीला दूध है जिसको कि हम गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं, गोल्डन लिक्विड, क्योंकि बहुत सारे तत्वों में इसमें जो सिक्रीटरी आईजीए नाम का एक पदार्थ होता है, तो वो उसकी मात्रा आप मानिए कि 20 गुना ज़्यादा होती है इन शुरू के 3 दिनों में। और वो क्यों होती है ज़्यादा, मतलब हर चीज़ का एक प्रकृति ने एक इम्पॉर्टेंस दिया उसको। बहुत कम दूध आएगा, बहुत गाढ़ा दूध आएगा, और वो मीठा भी बिल्कुल नहीं होता, उसमें लैक्टोज की मात्रा भी कम होती है, बहुत थोड़ा आके, और वो सिक्रीटरी आईजीए इतना ज़्यादा रिच होता है उसमें। तो वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसकी जो गट है, उसकी जो इंटेस्टाइन है, वो बिल्कुल स्टराइल होती है, और स्टराइल होने के साथ साथ परमिएबल भी होती है। परमिएबल का मतलब है कि बहुत जल्दी से वो कोई भी इन्फेक्शन कैच कर लेगी। तो अगर इस समय वो जो माँ का 2-2 बूंद आता हुआ दूध है, और वो जो रिच सिक्रीटरी आईजीए है, वो पूरी जो इंटेस्टाइन है, पूरी आंतों में एक फिल्म जैसा बना देगा, प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, कवच बना देता है, एकदम सुरक्षा कवच बना देगा, और कोई भी इन्फेक्शन अंदर नहीं आने देगा। और देखा ही गया, हाँ जी, आप कंप्लीट कर लें। और देखा ही गया है कि अस्पतालों में अब तो बहुत 80% महिलाएं अस्पतालों में डिलीवर हो रही हैं, पर जो प्रतिशत दूध पिलाने का प्रतिशत है, मतलब इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग, जो सरकार, WHO, यूनिसेफ बोल रही है कि हर एक माँ को एकदम जैसे बच्चा पैदा हो इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, उसका प्रतिशत बहुत ही 40% है, 30%। इसलिए ये वाली सप्ताह मनाने की तो और भी ज़्यादा आवश्यकता है कि अब जब अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग होना ही होना है, और उनको तो जागरूक किया जाए कि वो सबसे पहले अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आंचल से लगाए और उसे दूध पिलाए। और वो माँ नहीं कर सकती, वो कौन कर सकता है, स्वास्थ्य कर्मी करेंगे, नर्सेस करेगी, डॉक्टर्स करेंगे, जो वहाँ पे उसको डिलीवरी करा रहे हैं वो करेंगे, भले ही सिजेरियन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको माँ की छाती से लगाना। मैंने ये एक छोटी सी चीज है। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं या थोड़े देर तक पीते हैं, लंबे समय तक, वो बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं काफी मजबूत रहती हैं। बिल्कुल सही सुना। इन बच्चों को आगे जाके, ये तो साइंटिफिक फैक्ट्स है, मतलब वैज्ञानिक तौर पर ये सिद्ध करा जा चुका है कि जिन बच्चों को माँ का दूध मिला है, और जो मतलब WHO के नॉर्म्स हैं क्या कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फिर आगे 2 साल तक फिर वो माता उसको दूध पिलाती रहती है, और उसके बाद भी अगर चाहे तो 4 साल तक भी हम पिला सकते हैं। तो जिन बच्चों को इस तरह से दूध मिला है, उन बच्चों में आगे चल के डायबिटीज़, मोटापा, हाइपरटेंशन, लिम्फोमा और ऐसी वाली बीमारियां कम बताते पाई हैं कि उन गई हैं। बच्चों का दिमाग भी तेज होता है, बहुत दिमाग भी तेज होता है, बड़े जीनियस बच्चे बनते हैं जो ज्यादा देर तक माँ का दूध पीते हैं। न केवल IQ बस, उनका EQ भी बहुत अच्छा रहता है, वो असामाजिक तत्व भी शायद कम बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है माँ के दूध का। तो माँ के दूध को पिलाना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले उसको माँ को देना चाहिए ताकि वो अपने सीने से लगा पिलाए। लेकिन गांव में इस तरह की कहावत है, कहते हैं लोग, अक्सर मैंने सुना है, मैं चूंकि ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, छोटे से गांव को बिलोंग करता हूँ, कि भाई अभी रुको, पहले बच्चे को शहद चटाओ, या पहले इस बच्चे को मुंह में गंगा जल वगैरह लगा दो। ये इस तरह की चीजें होती हैं। दादी नानी हमारी कहती है कि नहीं अभी रुको अभी इसको सबसे पहले शहद चटाना है मुझे, या वो भगवान श्रीनाथ जी का फलाने का भगवान का प्रसाद है वो मुझे उसके मुंह में लगाना है। ठीक है, आस्था है, श्रद्धाएं हैं, लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यही चीज़ें हमें बतानी है कि न तो शहद देना है, न ग्रेप वाटर देना है, न उसको गंगा जल देना है, न उसको दादी को दिखाना है, न उसको नानी की गोद में देना है, बुआ उसको हाथ में लेगी, कुछ भी नहीं करना है। केवल जैसे बच्चा पैदा हो, कई लोग तो नाल भी काटने का मना करते हैं, हम तो नाल काट के, और जैसे मेरे पास ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको माँ की छाती पे ऐसे उल्टा रख दिया जाए। जरूरी नहीं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग एकदम चालू कर देगा, स्तनपान एकदम चालू करेगा, ऐसा नहीं है, पर ये सुनहरा घंटा है
ये गोल्डन हावर्स बोलते हैं। गोल्डन आवर है, जो कि गोल्डन लिक्विड जिसमें मिलेगा उसको। तो ये जो 1 घंटा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं कि जैसे माँ की छाती से लगा तो उसको जो अंदर जो माँ के जो अंदर जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, हार्मोन सिक्रेशन, ममत्व का, वात्सल्य का, तो ये 2 हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से सिक्रेट करते हैं। और जैसे ऑक्सीटोसिन निकलता है तो माँ की जो चेस्ट का है ना टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो बच्चे को हाइपोथर्मिया नहीं होता, बच्चे का वो कम नहीं होता, टेम्परेचर कम नहीं होता, इसका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है इन बच्चों का। और वो धीरे धीरे विद इन एन आवर वो दूध खुद ही पीना चालू करता है। इसको ब्रेस्ट क्रॉल भी बोलते हैं। ये नेचुरल है, ये इननेट है, मतलब उसका एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो कि। और जिन बच्चों को शुरू में माँ का दूध मिला है, जैसे इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग 1 घंटे के अंदर, तो वो है ना बहुत जल्दी म्यूकोनियम पास कर देते हैं। आपने देखा होगा शुरू में 2-3 दिन बच्चे हरे गाढ़े रंग की हरी लैट्रिन करते हैं, तो वो मल त्याग बहुत जल्दी हो जाता है। इन बच्चों में वेट लॉस कम होता है। इन बच्चों में जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, आपने नाम सुना होगा कि ज्यादातर बच्चों को जो होता है, जो कि हम लैंप में रखा जाता है, फिजियोलॉजिकल बोलते हैं उसको, कि हर एक में होता है कि एडल्ट जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक होके एडल्ट हीमोग्लोबिन में बनेगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप इसको धूप दिखाएं। हाँ, धूप दिखाएं। तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की, वो भी इन बच्चों में कम रहती है। और माँ अपने बच्चे को निहारने में, अपने बच्चे को देखने में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है कि फिर हमको टाँके लगाने में इतना ज़्यादा एनेस्थीसिया वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम आराम से अपना नॉर्मल डिलीवरी में जो टाँके लगते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर बच्चे में व्यस्त हो जाती है। इससे माँ के स्वास्थ्य पर भी कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आपने सही बोला। जो मैंने आपको बताया ना कि हार्मोन, जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, वो निकलता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चेदानी में सिकुड़न पैदा होती है। तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज जिसको बोलते हैं कि प्रसव उपरांत जो हेमरेज है, जो ब्लीडिंग है, वो उसकी रुकावट आ जाती है। मतलब माँ को कोई इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, माँ को कोई ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पोस्टपार्टम हेमरेज कम होता है। और आगे चल के इन माँओं में देखा गया है कि इनको ओवरी का कैंसर कम होगा, इनको ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम होगी, और 6 महीने तक ये नेचुरल प्रतिरोधात्मक गर्भ निरोधक जैसा काम करता है। तो माँ को भी बहुत फायदे हैं, माँ को जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो 6 महीने तक जो आराम से दूध नहीं पिला पाती, उनको जो भारीपन लगता है सीने में, बिल्कुल वो कम हो जाता है दूध पिलाने से। हाँ, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। मतलब इन्वोल्यूशन में फर्क पड़ता है। जो बच्चेदानी में सिकुड़न होती है, वो दूध पिलाने से, हर बार दूध पिलाने के बाद ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, और उससे बच्चेदानी में सिकुड़न होती है, और वो बच्चेदानी धीरे धीरे अपने स्थान पर आ जाती है। जो आपने बताया कि जो आजकल एक बहुत कैंसर्स, महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है, बहुत ज्यादा केस मिल रही है। ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ये सारे कैंसर अगर दूध पिलाएं संभावना कम हो जाती है। यस। लेकिन पश्चिम का प्रभाव कह लें, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कह लें, सौंदर्य के प्रति वर्तमान इस महिलाओं का जो रुझान कह लें या जागरूकता कह लें, कि मम्मियों को ये लगता है कि अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगी, स्तनपान करेंगी, तो उनका फिगर बिगड़ जाएगा, उनका शरीर बेडौल हो जाएगा, और इस तरह की जो सौंदर्य है वो कुछ खराब हो जाएगी। ये मिथ है या सच्चाई? ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें। मैं कितनी सारी अपने पेशेंट्स, मतलब मेरे जो मरीज होंगे वो 99% ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और बाद में 2-3 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, और किसी में भी मोटापा नहीं। तो ये आपको यही तो बताना है महिलाओं को कि इससे माँ के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, न केवल बच्चे का फायदा, पर माँ का भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। पर आधुनिकता के होड़ में बहुत सारी माताएं ये बच्चों को दूध पिलाना से बचना चाहती हैं, उनको दूध नहीं पिलाती हैं। महसूस होती है, या फिर उनको लगता है मेरा फिगर जो मतलब खराब हो जाएगा, वो चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत। तो ये माँ का कर्तव्य भी है, उसका धर्म भी है, कर्तव्य भी है, और इससे माँ को खुशी मिलती है। और माँ जो बच्चा पैदा कर रही है, इस दुनिया में ला रही, वो चाहती है कि वो बच्चा आगे जाके उसको कोई बीमारियां ना हो, वो बहुत अच्छा रहे, वो अच्छा नागरिक बने। तो ये बताना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो
ये कहावत भी है कि माँ के दूध का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, माँ के दूध का कर्ज चुकाना होगा। तो जब माँ दूध ही नहीं पिलाएगी तो फिर कर्ज चढ़ेगा कैसे? हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है। बच्चे के ऊपर ये जरूरी है कि माँ दूध पिलाए ताकि बच्चा हमेशा उस कर्ज में रहे, स्वस्थ भी रहे और उस कर्ज में भी रहे। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी जगह पे ये परेशानियां देखने को मिलती हैं कि माताओं को, बहनों को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए ठीक जगह नहीं मिलती। ताज़ा मामला इंदौर का है, चुनाव हो रहे थे, एक वोट डालने के लिए उनको जनपद अध्यक्ष को जाना पड़ा, 2-3 घंटे उनका बच्चा बाहर था, वो बेचैन होने लगी कि मेरा बच्चा भूखा होगा। तो बच्चा तो कलेक्टर साहब ने अंदर बुलवा दिया, लेकिन जगह ही नहीं थी कि माँ कहाँ बैठ के निश्चिंतता से अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो एक डॉक्टर होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको नहीं लगता कि समाज में, सार्वजनिक स्थानों पे जगह जगह ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि माँ बहुत सुकून से अपने बच्चे को दूध पिला सके? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है प्रतीक जी, कि बच्चे और माँ को एक अलग स्पेस मिलना चाहिए और वो अच्छे से शांति से दूध पिलाए, क्योंकि बच्चा भी डाइवर्ट होता है अगर बहुत ज़्यादा शोर है या वो है, और माँ को खुद को थोड़ी सी मतलब शर्म भी आती है, पर असुविधा भी होती है किस तरह से उसको गोद में लेना और उसको पिलाना। पर मुझे ऐसा लगता है कि कई मामले हैं ऐसे, जब आप पब्लिक प्लेसेस में दूध पिलाने के लिए आजकल तो बहुत वो कर रहे हैं, मतलब उसकी हम पैरवी करते हैं, और अगर हम पब्लिक प्लेसेस में पिलाने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा जो मतलब अच्छा इंसान है उसको ये बुरा लगेगा कि अरे आप ये माँ क्या कर रही है। नहीं, मैंने तो ये भी देखा है, मैंने तो ये देखा कि रेलवे ट्रेन के डब्बे में बहुत अच्छे भले लोग होते हैं, जब कोई माँ दूध पिला रही होती तो डिब्बे से थोड़ा सा उधर उधर चले जाते हैं। इस तरह के भले लोग हैं इस देश में जो ये समझते हैं कि माँ को सम्मान दिया जाना चाहिए। पर आप देखिए, आदिवासी औरतों को अगर आपने देखा हो, ठीक है, वो उनको कोई शर्म नहीं आती, वो अगर बिंदास पिलाते, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो शहर की भी माएँ हैं वो बिल्कुल बिंदास पिला सकती हैं, कहीं पर भी पिलाएं। और हाँ, सुविधाएं हो तो बहुत ही अच्छा, और हो रही हैं, एयरपोर्ट पे भी सुविधाएं हो रही है, और रेलवे स्टेशन पे भी कई अच्छी होटलों में भी देखा गया है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग का अलग रूम बनाते हैं। पर वो ब्रेस्ट फीडिंग का रूम मैंने देखा कि एक बिल्कुल दबड़े में जाके अंदर जाके, जहाँ पे हवा भी नहीं आ रही, रोशनी भी नहीं आ रही, सुविधाजनक होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, रोशनी होना चाहिए, एकदम ऐसा छोटा सा ऐसा नहीं दबड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे, छोटा बच्चा होता है, इन्फेक्शन कई बार जैसे बाथरूम में जाके पिलाना पड़ता है, तो वो सब नहीं होके, और थोड़ा सा हमें अपने समाज मतलब सामाजिक तौर पे भी सबको जागरूक करना पड़ेगा कि जो माँ अगर पब्लिक प्लेसेस में दूध पिला रही है तो वो कोई गलत चीज नहीं है। हाँ, आप उसको एकांत दीजिए, उसको सुविधा दीजिए। अगर आपको लगे कि माँ बाजार में पिलाने के लिए मजबूर है या कहीं जगह, तो वहाँ मौजूद तमाम पुरुषों को उसको वो देना चाहिए, प्लेस भी देना चाहिए और प्राइवेसी भी देना चाहिए, ताकि ये हमारा सबका कर्तव्य भी, क्योंकि हम सब भी अपनी माँ का दूध पीकर ही बड़े हुए हैं। अगर हमारी माँ ने भी हमें दूध नहीं पिलाया होता तो हम आज इस मुकाम तक नहीं पहुँचते। क्योंकि आप बहुत अच्छी साहित्यकार भी हैं, कविताएं भी लिखती हैं, क्या इस विषय पर भी, ब्रेस्ट फीडिंग पर भी आपने कविता लिखा है? मैंने, है ना, ये मेरा बिल्कुल इट्स सो क्लोज टू माय हार्ट, तो इसलिए मैंने ये कविता एक लिखी है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कविता सुनाएं। मैं लाई हूँ मेरे साथ, तो मैं थोड़ा सा उसको, और इस कविता में, है ना, सब कुछ आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने इस कविता का शीर्षक दिया है शिशु की अभिलाषा। तो छोटी सी अभिलाषा है मेरे प्यारे डॉक्टरों से, जैसे ही निकालो गर्भ से, जोड़ दो मुझे मेरी माँ के स्तन से। शहद पीने की चाह नहीं, न ही मुझे नहलाया जाए। लोग नहलाना धुलाने में भी टाइम बर्बाद करते हैं। क्योंकि वो माँ का दूध थोड़ा अंदर से आता है, सफाई कर दे, वो भी नहीं करना है। माँ का दूध पीने के बाद ही मुझे नानी दादी को दिखाया जाए। कोलोस्ट्रम, जो कि शिशु का पीला दूध है, कोलोस्ट्रम कितना भी कम हो, एक चेरी के साइज के बराबर ही तो मेरा उदर है। जब, है ना, शुरू के एक दिन में बच्चे के जो पेट का साइज है बहुत छोटा होता है, चेरी के बराबर, 5 to 7 ml, इतना सा, और हम उसको, हम जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है वो इतना ही बना रहता है, तो हम सब दुबले होते हैं। नहीं, उसको, है ना, मैंने देखा है कि स्वास्थ्य कर्मियाँ, अपनी सिस्टर्स वगैरह क्या करती, 30-30 ml दूध पिला देती हैं, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। 5 ml में काम होता है। 5 ml पिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ को 5 ml आ रहा है, तो ये बताना जरूरी कि जो 5 ml जो आ रहा है वही उसके लिए सफिशिएंट है, नेचर ने बनाया है। कोलेस्ट्रॉल कितना भी कम हो,
एक चेरी के साइज के बराबर ही तो मेरा उदर है। कोलोस्ट्रम मेरे लिए है अमृत, मुझे न करो इससे वंचित। मैं निशक्त हूँ पर तुझको तो पता है मेरी माँ, तू मांगना मुझे अपने डॉक्टरों से। न माने तो झगड़ लेना, गुस्सा करना और उनसे कहना कि विटामिन के बाद में लग जाएगा, पर मेरे सकिंग रिफ्लेक्स का यह सुनहरा घंटा चला जाएगा। 1 घंटे के बाद फिर बच्चा सोने लगता है। तो ये जो गोल्डन आवर है हमको उसको यूटिलाइज़ करना है। तो पीडियाट्रिशियंस क्या करते हैं, विटामिन के लगाना, उसको सफाई करना, उसको उसका वजन लेना, उसको सक्शन करना। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में कर सकते हैं। जागरूकता के अभाव में, भ्रांतियों के दबाव में, गलत परंपराओं के निर्वाह में, सही ज्ञान की कमी के कारण मत वंचित करना मुझे मेरी माँ के अमृत पान से। कोलोस्ट्रम मेरी आंतों को साफ करेगा, उसकी रक्षा करेगा। स्तन के पास जाकर माँ के दिल की धड़कन सुनकर मैं बेफिक्र हो जाऊंगी और त्वचा की गर्माहट के साथ इम्यूनिटी भी पाऊंगी। मैं इतने अच्छे से सक करूंगी, ऑक्सीटोसिन निकालकर माँ का रक्तस्राव भी कम कर दूंगी। साथ में सुलाना, कंगारू जैसे चिपका कर रखना और घर मांगू भरे बाजार में तो शर्माना मत, पिला देना अमृत मुझे। परवाह न करना उनकी, जो उन्हें तुम देखना भी मत, जो तुम्हें दूध पिलाते हुए हिकारत से देखेंगे कि अरे कैसी है, पब्लिक में पिला रही है, तो उसको तुम देखना भी मत, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। क्या बात है, बहुत अच्छा। देखना धीरे धीरे समय के साथ लोगों का नज़रिया बदलेगा। जरूर आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ेगी, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, ऑफिसों में, मॉल्स में, और तू मुझे बेझिझक दूध पिला पाएगी। पिलाते रहना मुझे तुम दूध। 2 साल के बाद भी, आपने बोला ना कृष्ण भगवान कितने बड़े होकर भी दूध पी रहे थे। मत लगाना चुकंदर, करेला दूध छुड़वाने के लिए। कृष्ण और जीसस को भी देख रहे हो, अभी तक भी कभी उल्टी हुई, दस्त हुई, चोट लगी या तबीयत, मेरी 2 साल का बच्चा है, उसको नीचे के खाने की आदत है और उल्टी दस्त बिल्कुल होता है, आम बात है। तो ये तेरा ब्रह्मास्त्र काम आएगा। वो मेडिसिन का काम करता है 2 साल के बाद। पहले वो न्यूट्रिशन का काम करता है, बाद में मेडिसिन का। सभी बीमारियों को खदेड़ देगा मेरे शरीर के बाहर। यही छोटी सी अभिलाषा है मेरे प्यारे डॉक्टरों से। क्या बात है, वाह, बहुत ही खूबसूरत कविता के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और इस कविता में न केवल आपने मेडिकल शब्दावली भी ली है, बल्कि एक माँ की भावना, क्योंकि डॉक्टर से पहले आप माँ हैं, एक माँ की भावना भी और इसमें व्यक्त होती है। बच्चे को क्या चाहिए, वो बच्चा ये बोल रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। पर एक मिथ ये भी है कि जिन बहनों को सर्जरी से बच्चा होता है, उनके लिए कहा जाता है कि भाई वो सर्जरी से बच्चा हुआ तो उसको माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है, बेहोश किया जाता है, तो बच्चा वो बेहोशी वाला दूध पिएगा तो उसको भी बेहोश हो जाएगा। इस तरह की सच्चाई क्या, ये मिथ है कि सच्चाई? ये आपने प्रतीक जी बहुत अच्छा सवाल उठाया है। और अभी जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं तो उसमें हम बार बार जाके यही बोल रहे हैं कि ये सही है कि सर्जरी का परसेंटेज बढ़ रहा है, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, न माता पिता लेना चाहते हैं, ना डॉक्टर लेना चाहते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिसमें डॉक्टर्स को करना पड़ता है सर्जरी के से डिलीवरी। तो ऐसे में हमें ऐसे में भी हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही उसको माँ की छाती पे रखते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। मैं हमेशा सालों से रख रही हूँ। बस जरा सा एक इसके ऊपर एक हम छोटा सा टॉवल ढक देते हैं, और बच्चे के ऊपर एक सिर के ऊपर जिसमें कि हीट लॉस ज़्यादा होता है, और माँ को ढक देते हैं, और ऐसा दोनों को एक ककून जैसा बना देते हैं। तो सर्जरी अगर हो रही है तो भी हमें बच्चे को माँ का ही दूध देना है। ये इस अगर प्रोग्राम से अगर सब लोग सीख लें तो उससे बढ़िया सफलता इस प्रोग्राम की कुछ नहीं होगी। माताओं को समझना चाहिए कि सर्जरी हुई है तो उससे उस बच्चे का दूध पीने का, स्तनपान करने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर माँ सर्जरी के दौरान, अब वो नॉर्मल डिलीवरी में भी टाँके आ रहे हैं तो माँ बैठ नहीं पा रही है, तो बैठ के पिलाना जरूरी नहीं है। माँ का दूसरा जन्म भी हम कहते हैं। लेट कर पिला सकते हैं, इसको हम लैट बैक पोजीशन बोलते हैं, कि जैसे माँ लेटी हुई है तो आप बच्चे को उसकी छाती पे रख दीजिए, तो बच्चा आराम से पीता रहेगा। तो बैठ के पिलाने की, रात को 2-2 बजे उठ के कोई जरूरत नहीं है, आप लेट के पिलाइए। और ये भी मिथ है। क्या बैठ के पिलाने की कोई पोजीशन होती है, ऐसा रखना है या ऐसा कुछ इस तरह की पोजीशन? बहुत सारी पोजीशंस होती है, पर बेसिक चीज ये है कि बैठ के पिलाने में भी बच्चे की जो कंधा है, कूल्हा है, ये सब एक साथ रहते हैं, है ना, एक ही लाइन में रहते हैं। और अगर माँ लेटी होगी तो भी बच्चे को ऐसे ही लेट के पीना है।
तो पोजीशन नहीं, बिल्कुल वो चेंज कहते नहीं हैं कि होती है। डकार उसकी हो जाती है, कई बार वो उसकी श्वास नली में दूध चला जाता है, ऐसा भी ऐसा बोलते हैं दुर्घटनाएं हुई कि हैं कि कान में दूध चला जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कान की ट्यूब का स्ट्रक्चर बच्चे का ऐसा है कि कोई कान में दूध नहीं जाएगा, और माँ अनलेस कि माँ ने कोई ऊपर की ऐसे बेहोशी वाली दवाई या कुछ ऐसा कुछ लिया हो, या फिर माँ ने कोई एक दो दुर्घटनाएं अलग कुछ ऐसी हुई सेवन किया हो, कि कुछ बच्चे ड्रग्स का, बच्चे की श्वास नली में दूध फंस गया और बच्चा चला गया। वो ऊपर के दूध में हमेशा होता है, क्योंकि वो गाढ़ा केसिन नाम का जो पदार्थ है वो गाय के दूध में, ऊपर के दूध में बहुत ज़्यादा होता है। अपने माँ के दूध में केसिन की मात्रा होती ही नहीं, बहुत कम होती है। वे प्रोटीन ज़्यादा होता है और बहुत पतला होता है, और ऐसा बिल्कुल सांस की नली में फंसने जैसा कुछ नहीं होता। पर अगर आपने बच्चे को बॉटल से दूध पिला दिया और उसको झूले में, हम तो झूले में भी सुलाने का मना करते हैं, माँ के पास में ही सुलाइए, झूले में सुला दिया सुपाइन में, तो सांस की नली में बिल्कुल जा सकता है। तो ये अलग बच्चे को सुलाने का और बॉटल से पिलाने में ये घटनाएं हुई हैं, पर माँ के दूध को पिलाने से नहीं है। कोई भी माँ कितनी भी गहरी नींद में हो, पर अगर जैसे ही बच्चा आ जाएगा तो वो बिल्कुल जाग जाएगी। और वो ऐसा नहीं लेटे होता लेटे कि भी लेटे सोते लेटे सोते भी भी अपनी माँ, पिला कई बार सकते हैं। रात में और बच्चा रात- रोता है तो हम उसको माँ दूध पिलाती हैं। बिल्कुल, और रात में एक अलग ब्यूटी है, वो पॉइंट ही रह गया कि रात में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, जी। और माँ को ज़्यादा दूध आता है। तो काम कराने वाली माँ, जो काम पे जाने वाली माँ है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है रात में दूध पिलाना। और रात के दूध में मेलेटोनिन नाम का एक जो पदार्थ है वो ज़्यादा होता है माँ के, तो उससे बच्चे को नींद आती है। नींद आती है थोड़ी सी, तो मिल्क कोमा एक बार मैंने कई कई बार बार ये गौर किया कि जैसे ही बच्चा माँ का दूध पीता और है सो जाता और है। पीते पीते ही सो जाता है, जो बच्चा बहुत रो रहा है और बाकी सबको परेशान बिल्कुल, कर रहा है, चिपक के, तो और कई बार हम बिल्कुल। लोग कहते हैं कि इसको दूध पिला दे। हाँ हाँ, तो वो रोने वाला भी सिस्टम की, वो पहले की कहावत है ना कि जब तक बिना बच्चा रोता रोए नहीं है नहीं तब तो माँ तक। दूध भी नहीं पिलाए, तो वो गलत है। इसलिए हम बोलते हैं बच्चे को साथ में सुलाओ। ये और कितने अर्ली अंतराल से कितने अंतराल से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्या इसका टाइम रहना चाहिए? बिल्कुल कोई टाइम नहीं है, जब बच्चा मांगे तब दो। बच्चा अगर रोएगा तो 15 और रोए नहीं, जैसे बच्चे ने अगर 1.5 घंटा भी हो गया है, 2 घंटे हो गए शुरुआत के दिनों में, तो आप उसको, अगर वो हिल रहा है तो रोना तो बहुत बड़ा मतलब बात का क्यों है, फाइनल तरीका है उसका। फाइनल तरीका है। कि अब अगर मम्मी वो को याद ऐसे दिलाने ऐसे का। मुंह कर रहा है, ऐसे हाथ मुंह में डाल रहा है, तो माँ को समझ जाना चाहिए कि हाँ, इसको ये अर्ली क्यूज क्योंकि बोलते हैं नई माँ इसको। रहती है, सब समझती नहीं है, वो तो दादी ये नानी सब बताती रहती हैं। ये सब बताना है कि अर्ली क्यूज को पहचानना है। और इसको अर्ली क्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, फीड मी क्यूज, फीडिंग क्यूज नहीं, फीड मी मतलब बच्चा बोल रहा है कि मुझे दूध पीना इशारों है, में समझा रहा है। इशारों में समझा रहा है। और जब वो रोना चालू कर देता है फिर तो वो दूध भी नहीं पीता। तब तो आप समझ लीजिए कि अब बहुत देर हो गई और हाँ, आपने गड़बड़ कर तो दी। वो कहावत जो गलत है, वो गुस्सा हो गया। वो कहावत गलत है कि क्या दूध क्या नहीं, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ रोए दूध नहीं भी तो नहीं दूध भी पिलाती। नहीं पिलाया। हाँ, ऐसा वाला। मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि ये जो स्तनपान है, ब्रेस्ट फीडिंग है, इसको कराने से ये गर्भ निरोधक का भी काम करती है। अगर माएँ दूध बिल्कुल, पिलाती रहती हैं तो उनको बिल्कुल। सेकंड डिलीवरी एक लंबे देर से, समय बाद हाँ। देर से होती ये है, जो बच्चों में प्राकृतिक- अंतराल रखना बहुत बिल्कुल। अच्छी बड़ी बात होती है। प्राकृतिक गर्भ निरोधक चीज है ये, कि 6 महीने तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसको हम बोलते हैं ना, फिर गर्भ निरोधकता का हम देखते हैं, हम हिस्ट्री पूछते हैं कि हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ, तुमको गर्भ निरोधक चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। अगर वो रात में ऊपर का दूध दे रही है, या फिर वो दिन भर में एक आध बॉटल से दे रही है, या वो कटोरी चम्मच से दे रही है, तो फिर वो गर्भ निरोधक वो नहीं होता। उसका डेफिनेशन ये है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसको ऊपर का दूध बच्चे को ना दिया जाए, ना, वो तो जब भी ऊपर बच्चे का को भूख पानी, लगे वो हाँ, अगर दे रही है। ये पानी और रात वगैरह में- कब तक देना, कितने दिन? कुछ लोग तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 7-8 दिन तो पानी देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, पानी तो 6 महीने तक कुछ नहीं हम लोग देते। और बल्कि जब सॉलिड चालू करते हैं, मतलब 6 महीने के बाद अन्नप्राशन करना है। अन्नप्राशन भी हमारे यहाँ कई बार साल भर में करते हैं, जो कि गलत है। तो 6 महीने का बच्चा हो जाए तब अन्नप्राशन करना है। और बच्चे को 1.5 से 2 साल तक कोई नमक नहीं चाहिए, कोई शक्कर नहीं चाहिए। नमक और शक्कर ये सब आधुनिकता के वो हैं, और इसी से सारी बीमारियां होती है। बीपी और शुगर ये बाद में इसी सब। कारण से आती है। तो बच्चे को आपका जो घर का बना हुआ खाना है, मतलब दाल है, चावल है, जो भी आपका पर बन इसमें रहा तो है, अपन नमक डाल देते हैं दाल चावल हाँ, में, तो नहीं चाहिए। उसके लिए फीका बनाइए बच्चे के उसके लिए, और आप भी फीका खाइए ना, आपको भी इतनी कोई जरूरत नहीं है। तो जितना आपके स्वाद अनुसार,
मतलब बच्चे का भोग निकाल के और आप फिर अपना डाल और दीजिए। पानी 6 महीने बाद पिलाइए ऊपर। पानी की भी जरूरत नहीं, मैं बता रही हूँ कि जो वो सॉलिड जो खा रहा है, और ऐसे दाल का पानी और चावल का पानी बिल्कुल पतला देते हैं ना, वो भी नहीं, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच से आप टपकाओ तो ऐसे गाढ़ी बूंद बूंद जैसे गोंद जैसा। हाँ, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, पर इतना भी गाढ़ा नहीं, शायद जितना गाढ़ा कि वो चोक हो जाए गले में जाके, थोड़ा सा पतला वो उसे दे रहे हैं आप। तो माँ का दूध जो है शुरू में तो पूरा कंप्लीट फूड है 6 महीने तक, फिर उसके बाद जब वो दूध पिला रही है तो न्यूट्रिशन के साथ साथ वो पानी का भी काम कर रहा है ना। और जब 2 साल के बाद जो पिला रही है वो गिलास में मेडिसिन, पानी कब पिलाना है, वो जो छोटे माताएं से ले आती हैं गिलास, छोटे गिलास हाँ, और चम्मच साल कटोरी भर, चांदी के। साल भर के नहीं बाद मम्मियाँ बच्चे जैसे पैदा होने के पहले जो खरीदा सबसे पहले वही आ जाता हाँ, है, जी, झूला आ जाता है, हाँ। और वो नई वो आ मम्मियों जाता को है। कपड़े वपड़े खरीदने का बहुत शौक होता है ना आजकल। तो अरे वो कपड़े की भी बात मैं बताऊं कि वो जो फीडिंग गाउन्स होते हैं, फीडिंग ब्रास होती है, वो भी गलत है, क्योंकि माँ को पूरा शरीर बच्चे को पूरा शरीर चाहिए। बच्चे को क्या करते हैं, पूरा पत्ता गोभी जैसे लपेट देते हैं, और इतना पूरा लपेट देंगे और फिर जरा सा गाउन में से जिप निकाल के और थोड़ा सा ऐसे पिलाएंगे, जो कि इफ़ेक्टिव नहीं होता। माँ को पूरा ये मिटन्स भी नहीं, मोजे भी नहीं, कुछ भी नहीं, और अपना पूरा ब्रेस्ट ओपन करके पिलाना चाहिए, ब्रेस्ट ओपन करके चिपका के पिलाना है, जिससे ये सही तरीका है। तो ये भी नई माताओं को सीखना चाहिए आप कि जो बोले ना कि बहुत जो ज्यादा अलग-अलग आधुनिक बनने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो पुराना जो हमारे दादा नानी की समय का तरीका था, जो माँ अपना पूरा जो बच्चे को स्तनपान कराती थी उसी तरह से करना चाहिए, चिपका कराना चाहिए। लेकिन कितने समय तक बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए? बच्चा दूध छोड़ने में बहुत जिद करता है, दिक्कत देता है। मुझे भी अपनी छोटी बच्ची को 4-4, 5-5 घंटे बाहर लेकर घूमना पड़ता था घर के बाहर। तो ये बड़ी एक समस्या रहती थी कि मम्मी को देखते ही दूध मांगती थी वो। क्या होता है कि 2 साल तक तो WHO और यूनिसेफ बोलता है कि 2 साल तक तो पिलाना ही है, 2 years एंड बियॉन्ड बोलते हैं उन्होंने। तो बच्चे को नेचुरल वीनिंग करना है। नेचुरल वीनिंग मतलब जब वो छोड़े तब छोड़ दे सकता है। अरे वो तो कभी छोड़ेगा ही नहीं। 3 साल तक भी कई बार नहीं छोड़ते, 3.5 साल भी नहीं छोड़ते, पर वो नेचुरल दिखती है वो रोने लगती थोड़ा बहुत मांगेगा, ज्यादा मेरा निजी अनुभव तो ये है थोड़ा। और वो जो है वो मेडिसिन का काम करता है। कोविड में 1.5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को दूध पिलाना छुड़वा दिया माताओं ने। मेरा कहना था कि आपको कोविड का टीका लग गया है, इम्यूनाइजेशन, आपके पास इम्यूनिटी है, तो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप बच्चे को दे रहे हो, आप दूध पिलाओ उसको, तो उससे क्या होगा कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बच्चे को दूध पिलाना छुड़ाने की जरूरत नहीं है, ना करेला लगाइए, ना उसमें चुकंदर लगाइए, न उसको डराइए, बाल बांध के डराइए, बाऊ मत करिए, उसको पिलाइए। नेचुरल वे में वो छोड़ देगा बच्चा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। और ठीक है, भगवान कृष्ण ने तो बताते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं कि 4 वर्ष तक उन्होंने मैया का दूध पिया, बिल्कुल, और इसीलिए वो इतने प्रतापी, खैर वो तो ईश्वर थे, लेकिन ईश्वर ने भी संदेश दिया है कि बच्चे को 3-4 साल तक दूध पीने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल प्रतीक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। अब ये भी कोरोना का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया कि कोरोना के दौरान माँ कोरोना से पीड़ित है और उसने बच्चे को जन्म दिया, और ऐसी कई डिलीवरी हुई, हमने उसको खबरें भी दिखाई हमारे चैनल पे कि कोरोना पीड़ित महिलाओं ने सफलतापूर्वक उन्हें बच्चे को दिया। तो तब भी उन्होंने दूध पिलाया होगा, बच्चा बीमार, उससे कोरोना संक्रमित तो नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ, और है ना, बल्कि ये भी देखा गया था कि कोरोना का कुप्रभाव गर्भस्थ बच्चों में इतना नहीं था। वो पता नहीं कैसे, जो भी नेचर का प्रोटेक्शन था, तो उस समय भी हम लोगों ने ये बोला कि गर्भस्थ शिशु में कोई उसके बुरे प्रभाव नहीं पाए गए हैं। और अगर मान लो माँ को कोरोना हो भी गया तो जो भी है माँ जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेके उसने दूध पिलाया है। हाँ, कुछ बहुत अच्छे और समझदार डॉक्टरों ने तो इंदौर में ये सुविधा दी अपनी कि आप अपने बच्चे को अपने माँ के साथ रहने दीजिए। छोटा बच्चा भी दूध नहीं पीता है तो भी बोले माँ के साथ रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर वो माँ के साथ नहीं रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और माँ भी यहाँ डिप्रेशन में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये कोरोना में साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी माँ के साथ अगर बच्चा है तो वो अच्छा है, ये दोनों के लिए अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है, बिल्कुल। और कोरोना संक्रमित माओं ने भी जो दूध पिलाया उससे कोई कोरोना संबंधित विभ्रांति नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस वही यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो ली, मास्क लगा के और हाथ धो के और आपके अपने बच्चों को साफ सुथ तरीके से अगर पिलाया है दूध, तो आप में जो इम्यूनिटी है वो आप बच्चे को दे रहे हैं। आपके दूध में इतनी ताकत है, सारी प्रतिरोधात्मक शक्ति आपके दूध में ज़्यादा है,
तो आप पिला सकते हैं, और पिलाया ही है। एक जिज्ञासा मेरी ये है कि आप तो चूंकि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं, और ये जो मामला है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, ये जो है ये पीडियाट्रिशियन का मामला है। ये बच्चों की डॉक्टर ज़्यादा सिखाती समझाती हैं। तो ये आपकी रुचि का कैसे हो सकी? आपने इस पे बहुत लंबे समय से, मैं देख रहा हूँ पत्रकारिता में कि आप लंबे समय से 25-30 साल से इस विषय पे भी काम कर रही हैं, सेमिनार्स लेती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, बच्चियों माताओं को बताती हैं। ये आपकी रुचि का कैसे विषय बना? एक संस्था है हमारी BPNI, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। तो आज से शायद 25 या 28 साल पहले चाचा नेहरू अस्पताल में एक कार्यशाला हुई थी। वहाँ पे BPNI के बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स आए थे। इसमें पीडियाट्रिशियंस भी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग में एक टीम वर्क है, ऐसा नहीं है कि केवल ये पीडियाट्रिशियंस का ही काम है। तब मुझे वहाँ पे भेजा गया था कि तुम जाओ उस कार्यशाला में। 3-4 दिन की कार्यशाला थी। अब मुझे लग रहा था मैं क्या करूँगी उस कार्यशाला में, क्या सिखाएंगे। अब 4 दिन तक ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या कोई सीख सकता है। पर 4 दिन मेरे कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं ना आप, वैसे आप कन्वर्ट हो गए हो। तो उस दिन के बाद से मैंने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इसी को अपना मिशन बनाया है कि साथ साथ में मैं समाज को अगर कुछ दे पाऊँ तो। और हमारे साथ बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं। ये केवल पीडियाट्रिशियंस का मामला नहीं है। अगर पीडियाट्रिशियन हाँ मना कर देता है तो हम नहीं करवा पाते, पर गायनेकोलॉजिस्ट अगर प्रमोट करते हैं तो पीडियाट्रिशियंस और ज़्यादा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चा हमारा है, जैसे हम उसको निकालते हैं तो वो जो सुनहरा घंटा है, पहला घंटा मैं अपना ही मानती हूँ। यस, तो इसमें न केवल पीडियाट्रिशियंस पर हम गायनेकोलॉजिस्ट भी और न्यूट्रिशनिस्ट भी और सारी सिस्टर्स हैं, आया बाई हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। ऐसे बोलते हैं ना कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा गांव चाहिए, तो वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक पूरा टीम वर्क चाहिए। और तो इसको जागरूक करना होगा लोगों को खासतौर पे जो नई उम्र की मम्मियां हैं, नई उम्र की माताएं हैं, जो पहली बार माँ बन रही हैं, उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और उनसे ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है दादी नानियों और उन सासों को, ननंदों को, जो अपना ज्ञान बांटती रहती हैं शहद का और दवाइयों का, ग्राई वाटर का। तो उन्हें भी जागरूक करना ज़रूरी है कि बच्चे को 6 महीने तक पानी की ज़रूरत नहीं, वो अपनी माँ का दूध पिए, क्योंकि माँ का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, पौष्टिक होता है, ज्ञानवर्धक भी होता है जी हाँ, और प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाता है। और ये बच्चों के लिए अमृत समान नहीं है, अमृत ही है। इसलिए बच्चों को, नवजात बच्चों को दूध पिलाइए। दूध पीना उनका अधिकार है। लंबे समय तक पिलाइए। भगवान कृष्ण का 4 साल पी सकते हैं, तो आपका कन्हैया, आपका लाला 2 या 3 साल तो पी सकता है। देखते रहिए DGN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।